एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 8 किसान जमींदार और राज्य का प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया। उन सबूतों की जांच कीजिए जो ये सुझाते हैं कि मुगल साम्राज्य राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ मुगल राजकोषीय का मतलब हो गया मुगल का खजाना, और भू राजस्व का मतलब होता है भूमि से होने वाली आमदनी। और ये आमदनी कैसे प्राप्त होती है बच्चों? कर या लगान से। कैसे प्राप्त होती? कर या लगान से। राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी अमील गुजार कहलाता था, और लगान निर्धारित करने वाला अधिकारी भी आमील गुजार या अमील गुजार कहलाता था। अकबर के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव है कि अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? टोडरमल। और प्रांतीय राजस्व का प्रधान अधिकारी जो है दीवान कहलाता था। 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया 1580 में अकबर के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव है। 10 साला बंदोबस्त किसने लागू किया और कब? जब्ती व्यवस्था लागू हुआ 1570 से 71 में टोडरमल के द्वारा अकबर के शासनकाल में। नस्क व्यवस्था लागू किया गया औरंगजेब के द्वारा। और ये सभी जितने भी मैंने बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं बच्चों। हमारा चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। भूमि से होने वाली आमदनी को ही भू राजस्व कहा जाता है। वित्त व्यवस्था किसी भी राजकोषीय का आधार होता है। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो निम्नलिखित सबूत हैं। अब पॉइंट में सजाया है बच्चों। दीवान, पहला पॉइंट है दीवान। प्रांतीय राजस्व का प्रधान दीवान कहलाता था। दीवान जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देख रेख की जिम्मेदारी थी, ये हिसाब रखते थे। राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। दूसरा पॉइंट है भू राजस्व के चरण। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में कई सूचनाएं इकट्ठा की। भू राजस्व के इंतजामात में 2 चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की गई रकम। तीसरा पॉइंट है बच्चों अमील या आमील गुजार। आमील गुजार गांव के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगन निर्धारित करते थे। लगन नहीं, लगान होगा यहाँ बच्चों। लगान निर्धारित करते थे। आमिल गुजार का मुख्य काम था राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची तैयार करना। अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहाँ से आमिल गुजार हो को कोशिश करना चाहिए कि खेतिहर नगद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। तीसरा पॉइंट है 10 साला व्यवस्था। 1580 में अकबर ने 10 साला नामक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार भूमि को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। अगला पॉइंट है बच्चों जब्ती व्यवस्था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। अगला पॉइंट है बच्चों नस्क प्रणाली। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। यह व्यवस्था बंगाल में थी। 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। इस प्रकार ये मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था था। कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।